हेलो एवरीवन। वेल, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं किसके पोर्शन के बारे में। हम बात कर रहे हैं कैलकुलस के सेकंड पोर्शन के बारे में, और वो है इंटीग्रल्स। क्या है? इंटीग्रल्स। अब इंटीग्रल्स जो है, वैसे तो हम लोग 11th स्टैंडर्ड से फिज़िक्स में छोटे पार्ट्स में पढ़ते ही आ रहे हैं, और 12th में भी हमने इसे पढ़ा है। बट यहाँ हम लोग इंटीग्रल को और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब इंटीग्रल्स की अगर मैं बात करूं तो इंटीग्रल कैलकुलस जो है वो एक्चुअली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वन इज डेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रल्स, एंड द सेकेंड वन इज इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। अब डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होते हैं और इनडेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होते हैं, ये समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि इंटीग्रल्स एक्चुअली किस तरह डिनोट किए जाते हैं। सो दिस इज बेसिकली द सिंबल ऑफ इंटीग्रल। अब ऑब्वियसली इसमें कुछ चेंजेस होंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो इंटीग्रल का ये बेसिक एक स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे एक टर्म आता है जिसके रिस्पेक्ट में हमें पूरा इंटीग्रेशन करना है। सपोज अगर हमें x के रिस्पेक्ट में करना है तो दिस विल टर्न आउट एज dx। अगर हमें t के रिस्पेक्ट में करना है तो इट विल टर्न आउट एज dt। अगर हमें y के रिस्पेक्ट में करना है तो इट विल टर्न आउट एज dy। सो हियर कम्स द वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में हम पूरा इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और यहाँ पे आता है हमारा फंक्शन। जैसे अगर हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमारा फंक्शन भी f ऑफ y ही आएगा, लाइक द फंक्शन इन y के फॉर्म में। अब यहाँ पे डेफिनेट और इनडेफिनेट को सेपरेट करती हैं लिमिट्स। जैसे यहाँ अगर यहाँ कोई लिमिट्स दे रखी है तो वो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन बन जाता है डेफिनेट, और अगर लिमिट्स नहीं दे रखी हैं तो वो बन जाता है इनडेफिनेट। जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे अगर इंटीग्रल f ऑफ x dx दे रखा है, जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ x इज़ मूविंग फ्रॉम a टू b, तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी लिमिट्स है कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में जा रही है। x जा रहा है a से b के बीच में और कहीं नहीं जा रहा है, राइट। जबकि अगर मैं बात करूँ इनडेफिनेट की, तो इनडेफिनेट में ज़रा देखो f ऑफ x है, dx है, बट ये नहीं बता रहे कि वो कहाँ से कहाँ जाएगा, राइट। वो कहाँ से कहाँ जा रहा है कोई आइडिया नहीं है। सो दैट टाइप ऑफ इंटीग्रल इज इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। इतना समझ में आया? चलो हम थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और समझने वाली बात है यहाँ पे कि इंटीग्रल्स एक्चुअली क्या है। इंटीग्रल्स वैसे तो डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट ही है। जो हम डिफरेंशिएशन में करते थे उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हमें यहाँ इंटीग्रेशन में करना है। तो इंटीग्रेशन समझने से पहले हमारा जो चैप्टर है हमें एक और टर्म के बारे में लेके आता है, इंट्रोड्यूस करवाता है, और वो है एंटी डेरिवेटिव्स। अब ये एंटी डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, आओ इन्हें एक बार ज़रा देखें। जैसे हम लोग क्या करते थे, जैसे साइन एक्स अगर हमें दे रखा है तो साइन एक्स का अगर मैं d/dx करता था तो क्या मिलता था मुझे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करने पे cos x, राइट, cos x मिलता था। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x, अब यहाँ पे देखो cos x ऑलरेडी मुझे एक फंक्शन के फॉर्म में दिया गया है। cos x क्या है? ऑलरेडी एक फंक्शन के फॉर्म में दिया गया है। तो अगर मुझे cos x का एंटी डेरिवेटिव निकालना है, मीन्स cos तो ऑलरेडी एक डिराइव्ड फंक्शन है, cos को हम डिफरेंशिएट कर चुके हैं, मीन्स किसी फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया और हमें मिला cos x। अब ये cos x कहाँ से चल के आया है, हमें वो सोर्स ढूंढना है। तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब है आप इस पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन का सोर्स ढूंढ के लाओ। एकदम ऑपोजिट कैलकुलेशन, रिवर्स कैलकुलेशन। तो आओ देखते हैं cos x बेसिकली किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। सो cos x को मैं अगर चाहूँ तो लिख सकता हूँ दैट d/dx ऑफ sin x, राइट। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x इज sin x, मीन्स cos x कहाँ से डिफरेंशिएट होके आया है, sin x से। अगर यही चीज़ मुझे थोड़ा सा और अगर कोई पूछे कि लाइक अगर मैं cos 2x को ढूंढना चाहूँ, cos 2x जो है उसका एंटी डेरिवेटिव ढूंढना चाहूँ, तो सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो cos 2x है वो कहाँ से आ सकता है। वो आ सकता है डिफरेंशिएट करने से, किसको, डिफरेंशिएट करने से sin 2x को, ठीक है, sin 2x को। लेकिन अगर मैं आप ध्यान से देखो तो sin 2x का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँगा तो वो आएगा 2 cos 2x, इजंट इट। क्यों? क्योंकि 2x का भी डिफरेंशिएशन होगा। और मुझे अल्टीमेटली क्या चाहिए, मुझे चाहिए अल्टीमेटली cos 2x, राइट, cos 2x हमें चाहिए।
तो यहाँ पे मैं अगर इसे बाहर हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x, राइट। इन दैट वे जो हाफ है वो अंदर अगर मैं लेके चला जाता हूँ तो हाफ ऑफ साइन 2x it will give us what? cos 2x। तो अगर मुझे cos 2x का एंटी डेरिवेटिव ढूंढना है तो वो कितना होगा? तो cos 2x का एंटी डेरिवेटिव है हाफ साइन 2x। मतलब एक तरह से जो हम चीज़ें कर करके डिफरेंशिएशन करते थे, जितनी मेहनत करके हम डिफरेंशिएट करते थे किसी चीज़ को, अब हमें वही चीज़ करके उसके रिवर्स कैलकुलेशन में जाके उसका सोर्स ढूंढना है। सो दैट इज़ व्हाट एक्चुअली एंटी डेरिवेटिव इज़ ऑल अबाउट। तो एंटी डेरिवेटिव एक तरह से इंटीग्रेशन ही है, बट बहुत ही बेसिक लेवल। इंटीग्रेशन इज डिफरेंट समवॉट। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो ऑलरेडी डिफरेंशिएट किया हुआ टर्म है उसी के रिवर्स कैलकुलेशन में जाके उसका सोर्स ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ से चल के आया। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपरली इंटीग्रेशन के बारे में। सो आफ्टर एंटी डेरिवेटिव्स लेट्स अंडरस्टैंड इंटीग्रल्स। ठीक है, थोड़ा बेसिक में पहले स्टार्ट करते हैं बिल्कुल ज़ीरो से। हम देखते हैं सबसे पहले कि अगर हमारे पास एक सिंपल x दे रखा है, सिंपल dx दे रखा है, उसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि x के ऊपर पावर कितनी है। x के ऊपर है पावर 1। तो डेफिनेटली जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, जो वेरिएबल है उसके ऊपर पावर हो जाएगी +1 और जितनी पावर यहाँ आने वाली है सेम टू सेम पावर आ जाएगी यहाँ पे। एंड इसके साथ आएगा एक कांस्टेंट c। अब ये कांस्टेंट c आने का रीज़न सिर्फ इतना है कि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। अगर ये डेफिनेट इंटीग्रेशन होता तो हम डायरेक्टली इसके ऊपर लिमिट्स पुट कर देते और हमें c की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं। बट क्योंकि ये इनडेफिनेट है तो डेफिनेटली एक कांस्टेंट यहाँ पे साथ में आ जाता है। सो इट गिव्स अस वैल्यू x² 2 + c। तो अगर यही चीज़ मैं अगर इसके साथ देखूँ दैट इट इज़ x² 2 dx, तो उसका क्या होगा, तो इट विल बी x² 2 + 1 अपॉन 2 + 1 + c। दैट मीन्स x³ 3 + c। इन केस इफ इट इज़ जस्ट dx, चलो भाई x के ऊपर पावर है वो हम मान सकते हैं, 2 है तो भी हम मान सकते हैं, बट व्हाट अबाउट सिंपली dx। यहाँ पे तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। तो इसको इस तरह मत देखो, इसको ऑब्जर्व करो इस तरह से कि यहाँ पे x के ऊपर पावर है 0। x² 0 इज़ व्हाट 1, right? So this can be written as x² 0 + 1 upon 0 + 1 dx. So it will give us x plus c, right? So in general अगर मुझे इसका फॉर्मूला डिराइव करना हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n। n could be anything, 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी नहीं, इस तरह नहीं चलेंगे, बट yes 0 1 2 3 4 5 6 and whatever it is. It will give us simply x⁻n + 1 upon n + 1 + c for indefinite integral. डेफिनेट के लिए जब चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको इजीली बता दूंगा। नाउ ज़रा सोचो एक सिचुएशन जहाँ पे 1/x dx है। तो आप कहोगे कि ओके सर, नॉट एन इशू, इट विल बी x⁻1 dx और इसको हम कर देंगे x⁻1 + 1 अपॉन -1 + 1 दैट इज इक्वल्स और प्लस c दैट विल गिव अस x⁻0 अपॉन 0 + c। एंड इस इंटीग्रेशन का इस तरह का सॉल्यूशन टोटली गलत है। सो व्हाट इज द राइट सॉल्यूशन फॉर दिस? सिंपली 1/x किसको डिफरेंशिएट करके आता था, इसको याद करो एक बार ज़रा। है तो ये भी डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट है ना, है तो ऑपोजिट है। इसको डिफरेंशिएट करके किसी चीज़ को हम यहाँ तक पहुँचे होंगे और इसी चीज़ को रिवर्स कैलकुलेशन में लेके जाएंगे तो हम इसके सोर्स तक पहुँच जाएंगे। तो 1/x किसका डिफरेंशिएशन आता था? 1/x आया करता था एक सिंपल सी चीज़ का डिफरेंशिएशन जिसे हम कहते थे log x। सो दिस बिकम्स log x + c। 1/x के साथ ये वाली कैलकुलेशन कभी नहीं करना, ठीक है। हाँ, भले ही फिर पावर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो या n हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हाँ वो n होना चाहिए 0 या 0 से आगे, 0 से नीचे नहीं भाई, माइनस में नहीं, माइनस के लिए नहीं है। तो फिर आप कहोगे कि सर 1/x² का क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x²
dx इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू माइनस टू डी एक्स। इसमें बहुत सिंपल है, एक्स रेज टू माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन प्लस सी दैट इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस सी विच इम्प्लाइज माइनस वन बाय एक्स प्लस सी। आप कहोगे कि सर तो फिर वन बाय एक्स ने क्या पाप किया है? हम एक्स रेज टू जीरो को भी वैसे लिख सकते हैं, एक्स रेज टू माइनस टू को भी वैसे लिख सकते हैं। तो एक्स रेज टू माइनस वन ने क्या पाप किया है? ऐसा एक्स रेज टू माइनस वन ने कोई पाप नहीं किया है, बट सिचुएशन ये है कि नीचे डिनोमिनेटर में आ जाता है जीरो, तो डेफिनेटली वो चीज़ डिफाइंड ही नहीं है। ये इंटीग्रेशन का ये वाला फॉर्मेट इस पार्ट के लिए डिफाइन ही नहीं किया जा सकता। अगर आप वैसे देखना चाहते हो दिस कैन नॉट बी डिफाइंड। एंड सेकेंडली वन अपॉन एक्स आता ही किसका डिफ्रेंशिएशन करके था? वह आता भी तो इसी का डिफ्रेंशिएशन करके था। इसी लॉग एक्स को तो हम डिफ्रेंशिएट करते थे, तब जाके तो हमें वन बाय एक्स मिलता था। और इसका डिफ्रेंशिएशन अगर मैं करूँगा तो मुझे वन बाय एक्स स्क्वायर मिलेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो मुझे वन मिलेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो मुझे एक्स स्क्वायर मिलेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो एक्स रेज़ टू। यहाँ हर चीज़ रिवर्स डिफ्रेंशिएशन कैलकुलस में चल रही है। लाइक एंटी डेरिवेटिव्स ही हैं सारे के सारे। इंटीग्रल बोल लो, एंटी डेरिवेटिव बोल लो, बात तो वही करनी है ना हमें। तो सारे के सारे हैं क्या? एंटी डेरिवेटिव्स ही तो हैं। तो वन बाय एक्स भी एक एंटी डेरिवेटिव है। किसका? किसका? log x का। log x को डिफ्रेंशिएट किया तभी तो ये मिला, समझे? अगर ये चीज़ क्लियर है तो अब एक बार नज़र डाल के देखते हैं कि हमारे पास ओवरऑल डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज कितने हैं जो हमें आने वाली कुछ एक्सरसाइजेज में काम आने वाले हैं, द बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज। ठीक है, सो लेट्स जस्ट हैव अ लुक ओवर देम एंड देन वी विल मूव फर्दर। तो फॉर्मूलाज भी देख लिए, थोड़े बहुत एग्जांपल्स भी देखे, चलो क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। लेट अस सी हाउ मच वी हैव अंडरस्टूड द इंटीग्रल्स। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस हैं ये है क्वेश्चन एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के, राइट? एंटी डेरिवेटिव्स, वी हैव टू फाइंड आउट एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ ईच ऑफ देम। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले वाले क्वेश्चन से, साइन 2x। ठीक है, अब साइन 2x जो है अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक cos 2x का कहीं ना कहीं से डिफ्रेंशिएशन होके आता है। तो अगर मैं d बाई डी एक्स ऑफ cos 2x लिखूं तो इट विल गिव मी 2 साइन x। ठीक है, बट माइनस का। नाउ मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए सिर्फ साइन 2x, मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए। सो व्हाट आई विल डू, I'll take this in the denominator, so it will give me minus half d by dx of cos 2x that is equals to sin 2x, right? Minus half अंदर चला जाएगा, so d by dx of minus 1 by 2 cos 2x is equals to sin 2x, right? So this gives us our answer कि इसका जो एंटी डेरिवेटिव है वो कितना है? The anti derivative is minus 1 by 2 cos 2x। अब यहीं अगर मैं cos 3x की बात करूं तो cos 3x की अगर हम बात करें देन, तो cos 3x को अगर हमें सॉल्व करना है तो कैसे किया जा सकता है? अब cos 3x कहीं ना कहीं साइन से रिलेट होके आता है। सो आई कैन राइट डाउन दैट d बाय डी एक्स ऑफ साइन 3x विल गिव मी 3 cos 3x, राइट? 3 cos 3x। अब मुझे चाहिए सिर्फ cos 3x, तो ये 3 चला जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, तो 1 बाई 3 d बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x इज इक्वल्स टू cos 3x एंड 1 बाई 3 अंदर चला जाएगा तो इट विल गिव मी 1 बाई 3 साइन 3x इज इक्वल्स टू cos 3x। सो अल्टीमेटली cos 3x का जो एंटी डेरिवेटिव है वो कितना आया भाई? सो cos 3x का एंटी डेरिवेटिव और द सोर्स इज 1 बाय 3 साइन 3x। दिस इज द एंटी डेरिवेटिव फॉर cos 3x। यही चलो इसकी बात कर लेते हैं अब, ax प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ax प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो कहीं ना कहीं इसके होल क्यूब को डिफ्रेंशिएट करके ही आता होगा। चलो एक बार करके देखते हैं। सो d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी का होल क्यूब, राइट? करें? लेट अस सी
3 आ गया, ax प्लस बी का हो गया होल स्क्वायर इनटू ax का डिफरेंशिएशन आया a और b का डिफरेंशिएशन तो ऑब्वियसली 0 ही रहने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे सिर्फ इतना, तो ये बाकी जितने भी मेहमान हैं इन सबको भेज देते हैं नीचे। सो हमारे पास आ जाएगा 1/3a डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी होल क्यूब। अब इन सबको ले जाते हैं अंदर, तो इट विल गिव मी डी बाई डी एक्स ऑफ 1/3a इंटू ax प्लस बी का होल क्यूब दैट इज इक्वल्स टू ax प्लस बी का होल स्क्वायर। सो इसका जो एंटी डेरिवेटिव है ax प्लस बी का होल स्क्वायर इज 1/3a ax plus b the whole cube. This gives me the antiderivative for the given question. Let's go for the last one and थोड़ा सा complicated है, यहाँ पे e की पावर भी है और sin 2x भी है। आप चाहे तो इन्हें अलग अलग सॉल्व करके फिर बाद में भी इकट्ठे लेके आ सकते हैं, चाहे तो आप इन्हें एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं इन्हें एक साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ, राइट? जगह उतनी हमारे पास है नहीं, चलो नीचे आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो सी, एक चीज़ मुझे पता है, sin 2x जो है उसका डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं कहाँ से चल के आता है। चलो इनको सेपरेटली ही करते हैं, आप लोगों को भी समझ में आए, वरना मैं तो वैसे भी कर लेता। सो sin 2x का जो डिफरेंशिएशन है, पहले मैं sin 2x को पकड़ता हूँ। तो sin 2x कहीं ना कहीं चल के आता है cos 2x के डिफरेंशिएशन से, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x वो हम वहाँ पे भी कर चुके हैं। तो sin 2x का भाई ये रहा, देखो सीधे सीधे sin 2x का तो हमें पता है -1/2 cos 2x, तो इसके लिए तो अब हम बार बार करेंगे नहीं। तो sin 2x का जो आ गया वो आएगा कितना, d बाई डी एक्स ऑफ -1/2 cos 2x इज इक्वल्स टू sin 2x, ठीक है। तो sin 2x को तो यहीं पे छोड़ देते हैं। बारी आती है किसकी, ये 4e रेज़ टू 3x। अब पहली चीज़ e टू द पावर 3x हम डिफरेंशिएशन में भी देख चुके हैं, e के ऊपर जो पावर है वो कहीं हिलती नहीं है, वो वैसी की वैसी ही रहने वाली है, चाहे आप उसका इंटीग्रेशन करो चाहे डिफरेंशिएशन करो। तो ये कहीं ना कहीं e रेज़ टू 3x के फॉर्म में ही रहने वाली है, राइट? तो क्या रहेगी, तो हमें लेना है 4e रेज़ टू 3x, उसी का करेंगे डिफरेंशिएशन। तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आता, उसका डिफरेंशिएशन आता 4/3a रेज़ टू 3x, ठीक है, सॉरी नॉट 4/3, 4 इंटू 3, ठीक है, क्योंकि 3x का तो डिफरेंशिएशन होगा ना साथ में। सो 4 इंटू 3 e रेज़ टू 3x। अब हमें चाहिए कितना, हमें सिर्फ इतना सा चाहिए, तो 4 वाले मेहमान को भेजते हैं नीचे। सो इट विल बी 1/4 d बाई डी एक्स 1/3, हमें 4 तो चाहिए ही नहीं ना, इस तरफ 4 तो यहाँ चाहिए। सो इट विल बी 1/3 4e raised to 3x, that is equals to 4e raised to 3x. So it will give me what, 4/3 e raised to 3x d by dx of this is equals to 4e raised to 3x. अब इसका ये आ गया, इसका ये आ गया, कहाँ पुट करते हैं, हमारी मेन इक्वेशन में। तो दिस विल बी d by dx ऑफ -1/2 cos 2x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 4/3 e रेज़ टू 3x। डिफरेंशिएशन को एक बार कॉमन ले लेते हैं, कॉमन डिफरेंशिएशन में लेके आते हैं, तो इट विल बी -1/2 cos 2x माइनस 4/3 e रेज़ टू 3x, राइट? ये रहा हमारा एंटी डेरिवेटिव किसके लिए, sin 2x माइनस 4 e रेज़ टू 3x के लिए। समझ में आया? चलो एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने सबसे पहले sin 2x का डिफरेंशिएशन एंटी डेरिवेटिव निकाला, कैसे निकाला, sin 2x कहाँ से आया होगा, sin 2x आया होगा cos 2x से, ठीक है। अब cos 2x का हमने फॉर्मुलेशन किया, तो वी गॉट दिस एज द एंटी डेरिवेटिव। सेम वे हम लोगों ने cos 3x के लिए किया, हमने a प्लस बी रेज़ टू 2 सॉरी a प्लस बी ax प्लस बी का होल स्क्वायर, उसका हमने एंटी डेरिवेटिव निकाला। फिर हमने एक कंबाइंड फंक्शन का निकाला, जो ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन साथ में आते हैं, उनका एंटी डेरिवेटिव निकाला, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम लोग समझेंगे कि इंटीग्रेशन को प्रॉपर्ली कैसे किया जाए। मीन्स जैसे हम लोगों ने एंटी डेरिवेटिव्स निकाले हैं, हम लोग इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे किसके ऊपर, इंटीग्रेशन के ऊपर। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।